नमस्कार, देव इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रामहेर सिंह मलिक के पास। ये एक भूतपूर्व सैनिक हैं। इनसे जानेंगे आज अग्निपथ योजना के बारे में, अच्छी है या बुरी है, इनके क्या विचार हैं, इनके विचार लेने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार देव। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है देव, आप कैसे हैं? ये जो अग्निपथ योजना पे आजकल जो मामला चल रहा है, इसके बारे में आपके विचार जानने के लिए आए हैं। आप सैनिक रहे हैं, आप ज़्यादा समझा सकते हैं हमें इस बारे में। देखो देव, ऐसा है, देश के अंदर राजनीतिक दल तो 75 साल से बहुत देखे हैं हम लोगों ने, पूरे देश ने बहुत देखे हैं, सिस्टम बहुत देखा है। इसमें अगर मैं सच कहूँ कि रिलायबल कोई भी दल या रिलायबल कोई सरकार आज तक अगर रही है तो केवल एक सरकार को मैं मानता हूँ, यही लाल बहादुर शास्त्री जी की जो सरकार थी, जो बहुत कम समय के लिए रही, उसको छोड़ के कोई भी ईमानदार सरकार देश को नहीं मिली है। ये दुर्भाग्य है देश का। अब रही जहाँ तक सेनाओं की बात, यानी देश हमारा सुरक्षित है केवल इसलिए क्योंकि हमारी सेनाओं का जो जज्बा है, धरती के ऊपर ये जज्बा किसी और सेना में नहीं है। हर देश की सेना अपनी अपनी मजबूत होती है वो उनके हिसाब से, लेकिन भारत की जो सेना है वो दुनिया में नंबर 1 पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए देव, देश सुरक्षित होता है केवल सेनाओं के भरोसे पर। देश के अंदर कोई भी कामकाज चल रहे हैं, चाहे वो कारखाने चल रहे हैं, बाकी कोई उद्योग घराने, जो कुछ भी चल रहा है, वो केवल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारी सेनाएं सरहदों के ऊपर मजबूती से खड़ी हैं। यानी देश के अंदर किसी को कोई खतरा किसी टाइप का नहीं है, सेनाएं वहाँ तैनात हैं। लेकिन जब देश की सेनाओं को आप कमज़ोर कर देंगे तो देश किसके भरोसे टिकेगा? कमजोर कैसे होगी सर? मेरे को ये बताइए। नहीं, कमज़ोर ये होंगी, देखिए सेना तो ताकतवर हो रही है, नहीं, जवान हो रही है। ये सेना ताकतवर नहीं हो रही है, ये राजनीतिक दल या ये जो सरकार है ये ताकतवर हो रही है। आप यकीन करिए मेरी बात का, सेनाओं को इनके साथ कोई छेड़छाड़ सरकारों को अधिकार नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करिए, आप आधुनिककरण जो है वो करिए, लेकिन ये आधुनिकीकरण नहीं है। ये आप 4 साल के लिए उसको भर्ती कर रहे हो जवान को, 4 साल के बाद ना वो भूतपूर्व सैनिक है, ना उसको पेंशन मिलेगी, और 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान भी उसको शांति नहीं है। वो यही सोचता रहेगा, पता नहीं मैं रहूँगा परमानेंट या नहीं रहूँगा, मुझे वापस जाना होगा, वहाँ नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो 4 साल उसको वो चिंताएँ खाए जाएगी। वो आप यानी पैसा भी उनके ऊपर वेस्ट हो रहा है, मगर वो उसकी मानसिकता हमेशा यही रहेगी कि 4 साल के बाद क्या, यानी कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा, कहाँ जाऊंगा मैं, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? क्यों, आज जब नौकरी नहीं है तो शादियां तक नहीं होती बच्चों की। अब ये बच्चे यानी 21.5 साल तक ये इसको लेंगे, 17.5 से 21 साल तक, इसके बाद ये 4 साल 25 साल की उम्र में वापस आ जाएगा। एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि पहले सरकार ने किया कि 21 साल की उम्र में शादी करेंगे, नहीं, अब 21 साल की उम्र में जब वो जी रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बाद शादी करेगा। यही तो यानी अब आप देखिए, और वो जब रिटायर होके आ जाएगा वो शादी उसकी कौन करेगा? वो तो बेरोजगार हो गया, वो 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा। अभी तक तो 25-26 साल तक आदमी संघर्ष करता था, चलो कहीं ना कहीं में कोई प्राइवेट या सरकारी कुछ मिलेगी। अब तो वो 21 साल 21.5 साल में तो वापस आ जाएगा। वो भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है, उसको कोई पेंशन भी नहीं है, तो वो क्या करेगा आकर के? उसके भविष्य की लड़ाई इतनी, वो 4 साल के दौरान भी वही लड़ाई लड़ता रहेगा। और दूसरी बात, यानी आप देखिए आज देश में विधायक और सांसद एक नहीं है, कई पेंशन ले रहे हैं, उनको क्या अधिकार है? सैनिक 4 साल करने के बाद भी आप उसको वापस भेज रहे हो, तो वो कैसे, किसके दम पर रहेगा वो? और ये एक दिन के लिए शपथ ले लेते हैं, अगले दिन वो विधानसभा या संसद भंग हो जाए तो इनकी पेंशन पक्की है, और दोबारा चुने जाएंगे फिर पेंशन, तीसरी बार आएंगे फिर पेंशन, हर बार पेंशन है। ये क्या इनको क्या अधिकार है? और सेना का अब इनसे जब पूछा ये गया है भाई क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं पेंशन का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब सेना का भी जिस देश को भार महसूस हो जाए उस देश का पतन ये लोग अपनी तरफ से कराना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप सेना को कमज़ोर कर रहे हो तो देश का पतन निश्चित है, देश को कोई बचा नहीं सकता। आज देश सेनाओं की वजह, हमारे तो चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं, और हमारी सेनाओं को कमज़ोर कर देंगे तो इससे तो ये लग रहा है कि ये सरकार बहुत बड़ी गंभीर साजिश कर रही है। और मुझे इसमें ये लग रहा है क्योंकि ये पूरा आरएसएस का एजेंडा चल रहा है आज सरकार में। जो आरएसएस का एजेंडा था, लड़ाई के जो हमारा इसका आज़ादी का संघर्ष था, उस संघर्ष में इनका कोई योगदान नहीं है। पूरा देश जानता है आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस के लोग तो अंग्रेजों के गुलाम थे, उनकी गुलामी करते थे, उनसे माफिया मांगते थे। हमारे जो महान शहीद हुए हैं,
जो यानी हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को उन्होंने मिटा दिया ताकि भारत आज़ादी की सांस ले सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो आज़ादी नहीं थी, वो केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई थी, केवल हस्तांतरण हुआ है, मानसिकता नहीं बदली है। मानसिकता इनसे अंग्रेजों की फिर भी ठीक थी, आज जो मानसिकता काले अंग्रेजों की है ये उनसे भी कहीं खतरनाक है। ये बहुत ही शर्म की बात है, हमें इस सरकार को रोकना होगा। देखिए, सरकार जो बैठती है वो सेवा के लिए आती है, सेवा करने के लिए, जनता की भलाई करने के लिए, जनता के दुख सुखों का ध्यान करने के लिए। मगर ये सरकार जो बैठी है आज वर्तमान में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले 75 साल में कोई सरकार बढ़िया थी। बढ़िया सरकार तो इस देश को केवल एक मिली है, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो कि ज़्यादा दिन चली नहीं है। बाकी कोई भी सरकार जिम्मेवार नहीं रही है। कोई कम भ्रष्टाचार किसी ने किया, किसी ने ज़्यादा किया है, लेकिन तमाम सरकार यानी 75 साल में भी। अब ये प्रधानमंत्री महोदय ने पीछे एक नारा दिया था, 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त का राशन दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री महोदय को खुद शर्म आनी चाहिए कि आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं, तो आप काम क्या कर रहे हैं? आप काम किसके लिए कर रहे हैं? यानी 75 साल आज़ादी के हो गए, इसके बावजूद 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो आपने किया क्या देश के लिए? किस सरकार ने क्या किया है? ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लग रहा है इनके खुद के ऊपर। तो ये बहुत दुख की बात है। अब ये जो 4 साल करने के बाद 75 और 25 की जो रेशो है, वो रेशो बहुत गंभीर है, ये साजिश है। ये क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस हम जो है इनको रखेंगे, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन ये मैं बता देता हूं कि इसकी साजिश है इनके पीछे। ये 25% उन लोगों को रखेंगे जो इन्हीं की मानसिकता के लोग होंगे, यानी आरएसएस की मानसिकता के लोग। आरएसएस देश का भला कभी ना किया है, ना कभी कर सकते हैं। इन्हीं के एजेंडे को जो लागू करेंगे वो 25% परमानेंट जाएंगे सेना में, और बाकी जो 75% हैं, क्योंकि वो ट्रेंड हो चुके हैं, हथियार चलाना आ गया, डंडा चलाना आ गया, उनको ही आरएसएस में भर्ती करेंगे और आगे की साजिश ये देश को तोड़ने की करेंगे। यानी कल देश में कोई भी किसी किस्म का विरोध ना कर पाए, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो विरोध ना कर पाए। जो विरोध करेगा उसके ऊपर ये 75% जो आएंगे आरएसएस में भर्ती होंगे, ये इनका इस्तेमाल किया जाएगा उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए। ये मैं भविष्य की आपको ये चिंता बता रहा हूं, और मैं उम्मीद लगाता हूं कि देशवासी इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे और इस सरकार को ये डिसीजन जो इन्होंने लिया है इसको तुरंत वापस करने के लिए मजबूर करेंगे, वरना देश कमजोर हो जाएगा। अच्छा सर, सैनिकों ने इकट्ठे होकर के फैसला किया है कि अब देश में हमें राजनीति में आना होगा, क्योंकि जब हम सरहदों की रक्षा कर सकते हैं तो हमें पार्लियामेंट को संभालने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आप देखिए, सरहद पर जब हम खड़े होते हैं तो दुश्मन की गोली में और हमारी छाती में कुछ मीटर का फासला होता है, लेकिन वहां हम कभी डगमगाते नहीं हैं। वहां हमें एक ही चीज दिल में है, एक ही भावना है कि सामने दुश्मन है, उसकी गोली मेरी छाती में कभी भी लग सकती है, लेकिन मैं इस दुश्मन को, मेरे पीछे जो मेरा देश मेरे भरोसे पर बैठा है, मैं वहां तक नहीं जाने दूंगा, मैं इसको यहीं ढेर कर दूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, अब आपको ये सरकार दुश्मन क्यों लग रही है? सरकार हमें दुश्मन नहीं लग रही है, इनकी नीतियां गलत हैं। अच्छा, नीतियां गलत, इनकी नीतियां गलत हैं। ये जो काम कर रहे हैं, आप देखिए, ये सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं 75 साल में सबने नुकसान किया है, लेकिन ये 8 साल में जो नुकसान, जितना डैमेज किया है इस देश का, इतना पहले कभी किसी ने नहीं किया। इन्होंने देखिए, जाति में, धर्म में जितना इन्होंने देश को बांटा, इतना पहले कभी नहीं बांटा। इतनी नफरत फैला दी, आज कोई किसी को देख के खुश नहीं है, भाई को भाई देख के आज खुश नहीं है, भाई से भाई की लड़ाई हो रही है। इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है। यानी आप देखिए, गरीब कहां जा रहा है? गरीब मरता जा रहा है, किसान मरता जा रहा है, मजदूर गरीब, उनकी क्या हालत है। और इनके जो चहेते हैं, आप ये लॉकडाउन के टाइम का देख लीजिए, कितनी गुना उनकी संपत्ति बढ़ गई है। तो ये सरकार केवल उद्योग घरानों के लिए है, केवल अमीरों के लिए है, ये गरीबों के लिए सरकार नहीं है। और अब क्योंकि इनको ये मालूम है कि इनकी गलत नीतियों का विरोध कभी ना कभी सरकार ये सेना कर सकती है, क्योंकि किसी भी देश की सेना वो गुलाम नहीं होती है, और सेना सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती, बल्कि देशवासियों के प्रति होती है। तो इनको ये भय था कि कभी सेना अगर हमारे खिलाफ खड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, इसलिए ये सेना को गुलाम बनाने की तरफ इन्होंने एक कदम बढ़ाया है। ये अग्निवीर, अग्निपथ, ये समझ लो कि सेना की बर्बादी के फरमान हैं। जैसे इन्होंने पीछे ये किसानों के 3 बिल लाए थे, कृषि के बिल, और इन्होंने ये कहा था कि ये किसानों के लिए तोहफा है। तोहफा नहीं था, वो किसान की बर्बादी का फरमान था। इसी मुताबिक अग्निपथ और अग्निवीर ये सेना की बर्बादी का फरमान है, और सेना कमजोर हुई तो देश कमजोर हो गया। देश कहां बचेगा? आज चारों तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं, हमें तो सेना को और मजबूत करने की जरूरत है, और ये कह रहे हैं ये इसको कमजोर करने जा रहे हैं। ये बहाना है कि हम यंग करें। यंग कैसे करेंगे? 4 साल के बाद वो लड़का वापस आ जाएगा, कोई उसको कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? नौकरी क्या देंगे ये? इन्होंने पहले 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया था प्रधानमंत्री महोदय ने। क्या किया इन्होंने?
क्या इन्होंने दी कोई नौकरी? मैं मांगता हूं 8 साल का हिसाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। आपने 16 करोड़ नौकरी अभी तक देने का वायदा किया था, 2 करोड़ हर साल। बताइए आपने कितनी नौकरियां दी हैं? आपने देने की बजाय नौकरियां छीनी हैं। आपने देश को कमजोर कर दिया है, संघीय ढांचा कमजोर कर दिया है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं आज आप देख लीजिए, सारी गुलाम बना कर रख दी इसने। और जो संस्थान हमारे देश में 75 साल में बनाए गए थे, यानी इनके आने से पहले जो 68 साल में बने थे, वो तकरीबन इन्होंने सारे बेच दिए हैं, सारे बर्बाद कर दिए हैं। तो ये सरकार केवल बर्बादी कर सकती है, ये आबाद नहीं कर सकती है। इसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये 2024 से पहले देश में कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये जो बच्चे हिंसा कर रहे हैं विरोध में, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, हालांकि वो बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, उनको अपना भविष्य बर्बाद होता दिख रहा है, इसीलिए वो दुख में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आखिर जिस चीज को जला रहे हैं या जिस चीज को फूंक रहे हैं, वो किसकी है? वो हमारी तो है, उन्हीं बच्चों की है, ये हमारी है, सबकी, ये देशवासियों की है। हम अपनी संपत्ति को बर्बाद ना करें। मेरी अपील है उन बच्चों से, हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्यारे बच्चों, आपका भविष्य खतरे में है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी लड़ाई लड़ो, शांति से लड़ो। संवैधानिक अधिकार है विरोध करना। हम कोई गलत नीति सरकार लाएगी, उसका विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन हम संवैधानिक ढांचे में रहकर उसका विरोध करें, ना कि उसको तोड़ फोड़ के। मैं निवेदन करूंगा सभी बच्चों से, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। नहीं, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। वो सरकारी नहीं, वो हम सब की संपत्ति है, पूरे देश की संपत्ति है, उसको बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाएं। उससे सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उससे हमारी अपनी संपत्ति बर्बाद हो रही है, प्लस हमारी अपनी टेंशन दिमाग में बढ़ रही है। आप शांतिपूर्वक अपना विरोध करिए, हम सब आपके साथ हैं। हम ये बर्बादी का फरमान इनको वापस लेने पर मजबूर करेंगे। सरकार को लेना होगा, क्योंकि ये देश के मालिक नहीं है, ये अपने आप को मालिक समझते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। जो सरकार होती है वो सेवा करने के लिए होती है, जनता की सेवा के लिए। क्योंकि आप देखिए 140 करोड़ लोग हैं, सभी को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इतने लोग कहां बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? तो एक व्यवस्था दी गई है हमारे संविधान में कि इन 10 लाख के ऊपर या इन 15 लाख के ऊपर एक प्रतिनिधि हमारा चुन के जाएगा, वो इन सब की आवाज बन के वहां संसद में काम करेगा। लेकिन वो इनकी आवाज नहीं बनता है, वो तानाशाह बन जाता है, अपने आप को देश का मालिक समझता है, और हम लोग इनको खुला छोड़ देते हैं। हम इनकी तरफ जो है ना निगरानी रखते नहीं है, यही दुर्भाग्य है। तो ये मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, आप किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को गाली गलौज ना करें, किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप विरोध करें, जायज है आपका विरोध करना, अधिकार है, क्योंकि ये गलत नीति है। इसका विरोध नहीं करेंगे तो सरकार वापस नहीं लेगी। विरोध करना बहुत जरूरी है, लेकिन शांति से रह करके, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, संवैधानिक ढांचे के अंदर। संविधान में बहुत अधिकार है हमारे, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करें, ना कि ये तोड़फोड़ का, क्योंकि तोड़फोड़ के लिए कोई इजाजत नहीं है, समाज इसकी कभी इजाजत नहीं देगा। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद।